अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, उसके मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आपके नेट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कुछ जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं कि अगर मान लो कि ये भी एग्जाम में आ गया तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अदर मेथड आपका, लेट मी ओपन माय स्क्रीन। सो आज हम अदर मेथड देखेंगे जो कि अगर एग्जाम में आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अदर मेथड्स ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन। अदर मेथड, जस्ट अदर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या क्या मेथड्स है? अब जैसे यहाँ पे इसको समझते ये कौन सा मेथड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, 1/6x² प्लस 4x-2। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो ये मेथड क्या कहता है कि जब आपका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो, व्हेन योर डिनोमिनेटर इज इन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब ऐसे फॉर्म में हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये क्या होता है क्वाड्रेटिक? हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक में एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, जिसमें कि हम तोड़ करके फॉर्म स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं उसको। तो यहाँ भी जब ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया रहे तो इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसमें करना क्या है हमें। हमारा ये है 6x² प्लस 4x-2। अब इसको कैसे भी करके स्क्वायर फॉर्म में लाना है हमें। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब इसको आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम इसको स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। आइदर मैंने इसको 6 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 6x², सॉरी x² प्लस 4/6 x-2/3। ये कर लिया। अब इसके करने का मतलब मोटिव क्या है, क्योंकि हमें स्क्वायर कैसे भी करके इसको स्क्वायर फॉर्म में लाना है, राइट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम, अच्छा इसको मैंने और सॉल्व कर देना है। यहाँ 2/6 नहीं होगा, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे होगा 2/6। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड कर दिया, x² प्लस 2/3 x-1/3, ये हो गया, राइट। अब इसको मुझे स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया कि हम इसको 2/3 को ऐसे ही लिखा, 2/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। ये आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि ये स्क्वायर बन जाए। तो हमें इतना तक की जो वैल्यू है, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता ही होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको मैंने स्क्वायर बना दिया।
और इसके रेस्ट ऑफ द को इसको सॉल्व कर दिया, ये 1/9 हो गया माइनस 1/3। देन बाहर 6 है, याद रखना ये अभी हम डिनोमिनेटर को स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देन ये आपका फॉर्म में आया, ये आ गया x/1/3 का स्क्वायर माइनस 4/9, दैट इज ये 6 आ गया। यानी कि इसको तो हमने, ये परफेक्ट स्क्वायर बना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर लिख दिया। तो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने जो चार्ट दिया था उसमें आपका एक फॉर्मूला है, वो मैं दिखाऊंगी क्या है। इसको हमें कैसे भी करके सॉल्व करना है। तो एक बना x+1/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका एक, आपके पास चार्ट जो मैंने दिया होगा उसमें आप देखना, अब ये आपकी डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू आ गई। चलो रख देते हैं इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो इंटीग्रेट करोगे dx अपॉन, ये 1/6 बाहर लिख लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा x+1/3 x का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये कुछ ऐसा फॉर्म में नहीं लग रहा है इसका इंटीग्रेशन, ये कुछ ऐसा फॉर्म में हो सकता, ये ऐसा लग रहा है x² माइनस a²। चार्ट में हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा था कि अगर इस फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log x+a अपॉन, सॉरी ऊपर माइनस होगा, n x-a अपॉन x+a। इसका इंटीग्रेशन आपको पता चल गया। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है ये x+1/3, ये x की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। अब यहाँ पे सिंपली आपको रख देना है, क्योंकि बाहर 6 है तो अंदर इससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2/3। जहां जहां x और a दिया है वहां वहां बस इसकी वैल्यू रख देना है। अगर ऐसे फॉर्म में इंटीग्रेशन आपको करने को आए तो इसको करने का यही तरीका है। इसको, इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कि हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये जो है स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, और स्क्वायर फॉर्म में जैसे ही आएगा तो हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्म में ले आए तो हमारे पास चार्ट तो है, चार्ट में हमें पता है कि अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर होता है तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसी को हम बोलते हैं, ये आपका सिंपल मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर है? ऐसे टाइप को क्वेश्चन करने के लिए हमें ये याद होना चाहिए, आपको रिमेम्बर, ये बताया मैंने इसलिए बताया कि वर्स्ट के सिनेरियो में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको ऐसे करने आना चाहिए। ठीक है, देन अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर ऐसे, अगर क्वेश्चन आ गया, ये तो समझ गई, ये तो समझ गई कि ये आ गया। अब अगर आपके क्वेश्चन में सेकेंड एग्जांपल, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए 2x+5 अपॉन x² +4x+5। अब ऐसे इंटीग्रेट करने को आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप ऐसे है कि डिनोमिनेटर चेक करो कि क्या डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पे ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है क्या। तो चेक करते हैं। पहला स्टेप, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x² +4x+5। इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया 2x+4।
यानी कि डिफरेंशिएट करने पे हमें ये वैल्यू मिल रही है 2x+4। यहाँ पे हमें चाहिए 2x+5। तो क्या हमने कल पढ़ा था कि अगर क्या इसको तोड़ करके सब्स्टिट्यूट या फिर कैसे भी फॉर्म करके हम इसको 2x+4 लिख सकते हैं। ट्राई करते हैं कैसे लिखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, एनीवन इज वेटिंग। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, वी हैव टू चेक हियर कि डिफरेंशिएशन क्या आ गया। हमने चेक कर लिया कि ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हमने लिखा 2x+4 अपॉन, कल ही पढ़ा था हम लोग ने पार्ट्स वाला अलग अलग करके, +5 +1 ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो होगा नहीं। क्लियर है। ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। 2x+4 अपॉन x² +4x+5 एक साथ, प्लस dx, क्योंकि यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली x ही लिख सकते हैं, +4x+5। ओके। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, लेट x² +4x। अब देखो आपको दो इंटीग्रेट करना है, तो मैं मान के चलती हूँ कि ये I1 है और ये I2 है। तो पहले I1 पार्ट को हम इंटीग्रेट करके हटाते हैं। तो I1 को इंटीग्रेट करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये तो हार्ड है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं लग सकता है कि नहीं लग सकता है। ट्राई करते हैं। तो x² +4x+5 इसको हमने माना t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x+4 इधर हो गया dt/dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2x+4। क्लियर है। अब जहां पहले हम I1 सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना। अब जहां 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 पे dx है, यहाँ पे इसके साथ dx होगा, यहाँ भी इसके साथ तो dx लिखा है। तो ये हो गया 2x+4 अपॉन, ये हो गया वैल्यू t। dx की जगह मैंने dt अपॉन 2x+4 लिख दिया। ये वैल्यू कैंसिल हो गई। और हमें पता है कि 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन आएगा log t। यानी कि I1 जब सॉल्व किया हमने तो इसकी वैल्यू आई log t। अब आती है I2 को सॉल्व करने की बारी। I2 कैसे सॉल्व करना है, I2 आपका है dx अपॉन x² +4x+5। क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी उसी तरह से, यहाँ भी हमने एक मेथड लगाना है, वो है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। स्क्वायर याद आ गया, इससे पहले वाला ऐसे किया था, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है। अब स्क्वायर कैसे बनाओगे, ये तुम्हारा दिमाग उस समय चलना चाहिए भाई कि हम इसको स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि x+2 का होल स्क्वायर जब हम लिख सकते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x² +4 +4x। यहां तक तो मिल जा रहा है, लेकिन ये 4 की जगह 5 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ करके हमने लिख दिया x²। अगर मैं बहुत स्पीड में चल रही हूँ तो बीच में मुझे ब्रेक कर देना, मैं मैसेज देख रही हूँ आप सभी की। तो ये हो गया 4x+4 प्लस 4 नहीं लिखते हैं इसको हम, क्योंकि हमें स्क्वायर फॉर्म में बनाना है ना। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 2² माइनस 2² +5। ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे ये 4 प्लस माइनस कर देंगे तो यही वैल्यू पूरी आ जाएगी।
क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है, कैसे भी करके स्क्वायर बनाना है। और ये 4 चाहिए था हमें, तो हमने क्या किया, 2 स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया। तो ये बनेगा आपका dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके माइनस कर दोगे तो बचेगा 1 प्लस 1। अब यहाँ देखो, ये वही फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म में आया, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेट करोगे, ये चार्ट में से देखना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस 2, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे x क्या वैल्यू है, यहाँ पे x प्लस 2। क्लियर है। तो हमें I2 की वैल्यू मिल गई। I2 आपका tan इनवर्स x प्लस 2 हो गया। नाउ अब हमें पूरा इंटीग्रेट करके लिख देना है। पहली वैल्यू क्या आई थी, log t। दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी I2 की, tan इनवर्स x प्लस 2। अब यहाँ पे जो t है, t की वैल्यू डाल दोगे तो आपका पूरा इंटीग्रेशन आ गया उसका। यानी ये थोड़ा लेंदी है, बट आपको वो सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हाउ टू डील विद इट। यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये है। इसको हमने दो पार्ट्स में बांट करके किया। यहाँ तक क्लियर है, मुझे बताओ। एनीवन डू लेट मी नो कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कि सो गए सब। सुबी, अजय एंड प्रांजल, यहाँ तक क्लियर है। प्रांजल नहीं है, सुबी एंड अजय। तो रिएक्शन करो यार, मुझे क्या लग रहा है कि बीच बीच में मैं किसको पढ़ा रही हूँ, तुम्ही लोगों को ना। ओके। तो ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे डील कर सकते हैं। नाउ अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लेंगे, इसका फॉर्मूला देख लेंगे कि नेक्स्ट मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये क्यों करवा रही हूँ, ये आपको जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब समझ में आएगा ये सारा क्यों करवा रही हूँ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे डिफरेंशिएशन में कोई दो आपका वेरिएबल दे देता है, उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट कैसे करना है। यानी कि अगर कोई दो नंबर दे दिया या वेरिएबल्स दे दिए तो उसका प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कोई दो फंक्शन है u एंड v, तो इसका इंटीग्रेशन u डॉट v, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, पहले u लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन v विद रेस्पेक्ट टू dx या जो वेरिएबल है dv, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे du को विद रेस्पेक्ट टू u, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। v विद रेस्पेक्ट टू v, देन इसका होल का dv या dx, जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, du dv, इसके रेस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला है आपका, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये है क्या, अगर ये मैं जो बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। तो जैसे आपको इंटीग्रेट करने को दिया x स्क्वायर log x
dx। यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक log x है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा पहला फंक्शन है, कौन सा दूसरा फंक्शन है। यानी कि ये u और v में से आप खुद डिसाइड करोगे कि किस, मैं कौन सा पहला फंक्शन लूं, मैं कौन सा सेकंड फंक्शन लूं। क्योंकि देखो यहाँ पे log x है, तो log x का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम इसको सेकंड फंक्शन मान सकते, फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं। वैसे अगर इस प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपका u फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे इसको v लेंगे, log x को v लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, log x का इंटीग्रेशन नहीं पता मुझे। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने u यानी फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मैंने log x को ले लिया। देन सेकेंड फंक्शन आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। देन फॉर्मूला में रखो, यानी कि आपका log x आपका है u और एक्स स्क्वायर आपका है v। तो देन फॉर्मूला में रखते हैं u यानी कि log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में, ये ब्रैकेट। डिफरेंशिएट करना है किसको, log x को, u टर्म क्या है log x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट v क्या है एक्स स्क्वायर, और इन सब का होल dx, और यहाँ इंटीग्रेशन भी है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो x log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा x³/3 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/x होगा, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये होगा x³/3। अब इनको भी इंटीग्रेट कर दो। अब ये क्या बच रहा है, ये हो रहा है log x³ ये मल्टीप्लाई में है राइट, /3 माइनस, इसको कैंसल आउट कर दो, एक पावर हट गया, तो यानी ये होगा इंटीग्रेशन x²/3 dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 बाहर कर लिया, और इसका इंटीग्रेशन आपका होगा x³/3, यानी कि फाइनल जो हमारा आंसर आएगा log x मल्टीप्लाइड बाई x3/3 माइनस 1/3 x³ प्लस c। इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट मेथड यूज करके, बाय पार्ट्स भी बोल सकते हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, कि अलग अलग हमने इसको इंटीग्रेट किया। क्लियर है यहाँ तक? पेन कॉपी लेके बैठो, होमवर्क मैं अभी एक क्वेश्चन देने वाली हूँ। पता चला मेरी क्लास चल रही है और फिर आप लोग सो रहे हो। चलो ये अभी करो, इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेट करना है x⁴n log x dx। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं इसको पॉज करके करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x है, तो पहले log x लिखोगे, इंटीग्रेट x⁴n विथ रेस्पेक्ट टू dx, राइट, फिर माइनस डिफरेंशिएट log x, then integrate x⁴n with respect to ds,
dx और इन सब का होल dx, इन सब का होल dx। ठीक है, तो यहाँ करते हैं log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा x n+1 अपॉन n+1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x, इसका इंटीग्रेशन सेम एज इट इज n+1 अपॉन n+1, इसका dx। क्लियर है, फिर ये हो गया log x, यहाँ पे x x n+1 अपॉन n+1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पावर है, यहाँ का पावर 1 है। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, यहाँ से माइनस हट जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, तो 1 तो कैंसिल आउट हो गया। ये पावर रूल समझ में आया कैसे, कि ये अगर ऊपर जाएगा x तो x टू द पावर -1 हो गया, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो -1 +1 कट गया, तो ये क्या बचेगा x टू द पावर n, और ये टर्म ये क्या है, ये आपका वो कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा 1/n+1, अंदर क्या बचा x टू द पावर n, वही बच रहा है फिर dx। तो ये लास्ट में आपका क्या होगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 -1/n+1 x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यही आपका आंसर आएगा। ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर आपका ऐसे ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है कि जब भी कोई दो फंक्शन दिया रहे तो उसको हम कैसे करेंगे, इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अजय समझ में आया, ओके फाइन। नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट इंटीग्रेशन का टॉपिक, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि मोस्टली जो आपने सुबी ने बोला कि लिमिट वाले क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इस टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशंस। ये जो इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग क्यों यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, टू फाइंड, क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, किसी का कर्व के अंदर का एरिया फाइंड करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल मेथड का यूज करते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि x का जो लिमिट है वो x जो बिलोंग कर रहा है a और b से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे लिमिट, x बिलोंग्स टू द एरिया a एंड b, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज ए बी, ये ऐसे लिखते हैं ए बी, ये लिमिट है, लिमिट बता रहा है कि जो आपका ए एक्स की वैल्यू है वो ए और बी के कर्व के अंदर फाइंड मिल रहा है हमें, फंक्शन ऑफ एक्स dx। क्लियर है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करके ये कैपिटल एक्स कैपिटल एफ आएगा, कैपिटल एफ में ए की वैल्यू डालेंगे माइनस कैपिटल एफ में बी की वैल्यू डालेंगे।
क्लियर है? इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब होता है हम कर्व का एरिया निकालने की बात कर रहे हैं कि क्या एरिया है कर्व में हमारा। इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका आया 0 से लेके π/2 और ये आ गया sin x dx। अब ये देखो, अब यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा कि आप गूगल करना sin x cos x tan x की वैल्यू π/2 π/4 0 1 में क्या क्या होता है। ये क्लास 12th का बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें ये आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 के क्वेश्चन में π/4 π/2 ऐसी वैल्यू दी थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन कॉस थीटा ये सब की वैल्यू क्या होती है, π/4 π/2 ऐसे समथिंग। और साइन का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। अब ये मुझे कैसे पता कि साइन को इंटीग्रेट करने पे कॉस एक्स आता है? ये आप चार्ट से देखो, चार्ट जो मैंने दिया है उसमें दिया है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या, माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह पे मैंने सबसे पहले एक्स की जगह पे हमने रखना है π/2, फिर माइनस, क्योंकि ये ओवरऑल माइनस है तो माइनस बाहर हो गया तो ये हो गया प्लस, प्लस कॉस 0। ठीक है, पहली वैल्यू रखी, पहली वैल्यू रखी ए की, फिर वैल्यू रखी बी। तो कॉस π/2 तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 आपका होता है 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस, आपका आंसर आएगा 1। यानी कि आपका साइन एक्स का ऐसे लिमिट वाला इंटीग्रेशन दिया रहे तो आपकी वैल्यू आएगी 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको गूगल से देखना क्या है, साइन और कॉस की वैल्यू, साइन एंड कॉस की वैल्यू। साइन कॉस थीटा ये सब होता है ना, 90 डिग्री 40 डिग्री, इस पे क्या वैल्यू होती है इस पे। पहले लिमिट कौन सी लेंगे, पहले लिमिट लेंगे ए वाली। ठीक है, पहले 0 लिया, यहाँ पे ये नीचे क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। तो पहले लिमिट लेंगे 0। हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, सॉरी, यहाँ फॉर्मूला में गड़बड़ किया, यहाँ होगा बी, बी यहाँ होगा ए। तो पहली जो लिमिट लेंगे वो लेंगे π/2 बी वाली, फिर ए वाली लिमिट लेंगे। क्लियर है? लिमिट कैसे भी लो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कि पहले कौन सा, पहले ऊपर वाला लेंगे फिर नीचे वाला लेंगे। ठीक है, पहले बी वाली वैल्यू लेंगे फिर ए वाली वैल्यू लेंगे। बोलना है ए बी, और मैं बोल रही हूँ बी ए और लिख रही हूँ ए बी। क्लियर है? सबसे पहले बी वाली वैल्यू लेंगे, देन ए। ओके, तो ये आपका, अगर डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऐसे लिमिट के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आएंगे। क्लियर है? अब ये तो हमने लिमिट का ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, अभी मैं कराऊंगी आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होता है। ये भी तो जानना है कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। क्यों? क्योंकि हम जब कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करते हैं तो एरिया अंडर द डिमांड कर्व, नीचे डिमांड कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वही होता है ना कंज्यूमर सरप्लस, ऐसे करके यहाँ का जो एरिया होता है ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करने में यूज होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करने में यूज होता है, टोटल कॉस्ट का कर्व फाइंड करने में यूज होता है। तो सारे जगह पे डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज होता है। क्लियर है? तो जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा
इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज, आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है 2 + 3 just a minute √Q + 5 √Q। आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया है और आपसे बोल रहा है कि फाइंड करो टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है और ये भी बताना है कि जब आपका फंक्शन मतलब टोटल कॉस्ट क्या होगा जब आपका फंक्शन 1 = 21 होगा, यानी गुड्स की वैल्यू 1 होगी तो आपका ये टोटल कॉस्ट 21 होगा। जस्ट अ मिनट गाइस। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे, हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट दिया, टोटल कॉस्ट निकालना है। और इनिशियली हम इंटीग्रेशन में पढ़े थे कि टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट जाएगा और मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल कॉस्ट पहुंचेंगे। तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो 2 + 3 √Q + 5 अपॉन √Q विथ रिस्पेक्ट टू DQ, DQ के रेस्पेक्ट में। अब ये अलग अलग आपको इंटीग्रेट करना मैंने सिखाया है कि अलग अलग इसको इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहले 2 को इंटीग्रेट किया तो 2Q आएगा। अब यहाँ पे 3 √Q है तो तुम इसको क्या क्या लिख सकते हो, Q की पावर 1/2 + 1, मैं इंटीग्रेट करके डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/2 + 1 + 5, Q को ऊपर लेके जाओ -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और ये हो गया +C। तो इसको सॉल्व करेंगे 2Q + 3, Q की पावर 3/2 अपॉन 3/2 + 5, Q की पावर 1/2 अपॉन 1/2 + C। ये आपका टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि आप पूरा टोटल कॉस्ट मुझे बताओ। टोटल कॉस्ट में क्या होता है कि फिक्स, टोटल कॉस्ट कैसे लिखते हैं हम, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो पता है लेकिन हमें फिक्स कॉस्ट नहीं पता, तो ये C आपका क्या है, C आपका स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, चाहे वो कॉस्ट रहे या ना रहे हमें बियर करना ही पड़ेगा। जैसे हमें रेंट, मैं रहूं या ना रहूं घर पे, मुझे रेंट तो पे करना पड़ेगा। तो रेंट इज व्हाट, आर फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट पता कर लेते हैं। तो हमारा क्या फंक्शन आया सॉल्व करने पे, फंक्शन आया 2Q + 2Q की पावर 3/2। सॉल्व कर दिया सारा मैंने, ठीक है। सॉल्व करने के बाद लिखे ये आएगा 10Q 1/2 + C। अब आपको पता है कि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जब Q की वैल्यू 1 है तो आपका टोटल कॉस्ट 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 1 रख देते हैं, 2 × 1 + 2 × 1 की पावर 3/2 प्लस 10 × 1 की पावर 2/, प्लस C। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है 21। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 + 2 + 10 + C। C की वैल्यू फाइंड कर लो, C की वैल्यू है आपकी 21 - 14, दैट कम्स आउट टू बी 7। यानी C आपका एक कांस्टेंट टर्म है जिसको मैंने क्या माना था, फिक्स कॉस्ट, जिसकी वैल्यू है 7। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट मेरा होगा 2Q + 2Q 3/2 + 10Q 1/2 + 7। क्लियर है अजय, तुम ही बचे हो, राइट।
तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये पता है क्यों मैं बता रही हूँ, कि अभी आपको लास्ट में पता चलेगा। आज की क्लास लेंदी होगी, ये समझ के रखना। ये लास्ट में पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्यों कराया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली में आ रहे हैं। सो ये तो हो गया टोटल कॉस्ट पता करना। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये होमवर्क है, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है 6/Q+2 का होल स्क्वायर -5। आपको डिमांड फंक्शन निकालना है, ये आपका होमवर्क है पहला। सेकेंड, आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है 1+x+6x² और टोटल कॉस्ट निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 100 व्हेन आउटपुट इज 0, व्हेन आउटपुट इज 0। ये 2 होमवर्क है आपका इस एप्लीकेशन बेस्ड में। देन अब एक कंसेप्ट और भी आ सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट क्यों बता रही हूँ ये अभी पता चलेगा मैं क्यों बता रही हूँ। तो एक कंसेप्ट और आ सकता है, अब वो क्या है कि आपसे बोलेगा कि भाई एमपीसी आपको पता है, एमपीसी को हम डेल सी बाई डेल वाई लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.001 y। ये आपका एमपीसी दिया हुआ है, जहां पे y आपका डिस्पोजेबल इनकम है, सी आपका कंजम्पशन है। ये आपका सी आपका कंजम्पशन फंक्शन है। अब आपसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन फाइंड करो, टोटल कंजम्पशन फाइंड करने को बोल रहा है, राइट। तो सेम एज इट इज आपको एमपीसी दिया है, इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके टोटल कंजम्पशन फाइंड करना। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड टोटल कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0। तो कॉस्ट मतलब व्हेन इनकम इज 0 तो कंजम्पशन आपका 0.2 है। इस लेवल का, ये इसको क्या बोलते हैं, जब आपका इनकम 0 हो जाता है तब भी आप कंजम्पशन कहते हो ना। किन्स क्या कहता है कि कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, भले इनकम रहे या न रहे, कंजम्पशन 0 नहीं होता। तो ये यही बोल रहा है कि आपका जब इनकम 0 है तब आप कंजम्पशन कर रहे हो 0.2। तो वो लेवल ऑफ टोटल कंजम्पशन बताओ कि जब आपका इनकम 0 है, उस लेवल में आपने कितना कंज्यूम किया, टोटल कंजम्पशन बताओ। तो एक बार ट्राई करना है इसको, ये भी होमवर्क है, ट्राई है। सेम एज इट इज ऊपर है, ऊपर के जैसे किया है वैसे ही किया है, ठीक है। देन हमारा एक टॉपिक और है कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि मैं ये अब ये क्यों बता रही हूँ कैपिटल फॉर्मेशन वाला, क्योंकि आपके जून 2025 में ये ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ये सारा होमवर्क दे रही हूँ, उसको करना है। तो कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ते नहीं है ना, फिर पूछेंगे कि ये कहाँ से आ गया कैपिटल फॉर्मेशन। अब व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, सारा डेफिनेट इंटीग्रल्स हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एक तरीके का प्रोसेस जिसमें हम कैपिटल का एडिशन कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिशन टू अ गिवन स्टॉक ऑफ कैपिटल। कि हमारे पास जो कैपिटल है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसमें कैपिटल को ऐड कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। देन आपका रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैसे में लिखते हैं इसको, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि किस रेट से आपका कैपिटल फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डीके बाई dt। दैट इज नथिंग बट मतलब ये डिफरेंशिएट करके रेट ऑफ चेंज बताएंगे ना।
डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट रेट ऑफ चेंज। वो क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज डी के बाई डी टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कैपिटल कैसे फॉर्म हो रहा है। जहां पे हमारा वेयर के यानी कैपिटल फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ फंक्शन ऑफ टी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, जुड़े रहो, लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन बट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, the rate of capital formation is same as the net investment flow। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ कैपिटल चेंज हो रहा है वो बराबर है किसके? नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो के। जितना पैसा आ रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहा है। तो यानी कि वो आईटी हेरोडोमन मॉडल पढ़ा था ना, हेरोडोमन मॉडल में तो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के ही तो बराबर होता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटल फॉर्म हो रहा है वो बराबर है जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये तो सिंपल है कि जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही तो कैपिटल फॉर्म करेंगे। तो दैट मीन्स दैट कंक्लूजन क्या निकला, सिंस हमने क्या पता किया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल है, कैपिटल फॉर्मेशन, वो बराबर है नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो के। नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो के। देयरफॉर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं dk/dt का विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो ये सेम होगा इसके इंटीग्रेशन के। ये आपका लास्ट कंक्लूजन था बताने का। इतना कहानी बताने का मतलब यही था कि जिस रेट से आपका कैपिटल फॉर्म हो रहा है, और अगर हमें ये भी पता है कि अगर जितना हमारा नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों में से किसी को भी अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन कि कितना पैसा फॉर्म हुआ है, कितना कैपिटल फॉर्म हुआ है ना। ये थ्योरी पोर्शन था जो मैंने आपको समझाया कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो कैसे होते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें कैपिटल फॉर्मेशन पता चल जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं। जस्ट अ सेकेंड ना, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई। ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। सो मैं ये आपको क्यों बता रही थी, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। assume that the rate of investment is described as a function of this। क्वेश्चन क्या है? assume that the rate of investment is described as a function of this, यानी आपको इन्वेस्टमेंट नेट हमने पढ़ा था ना, नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो पता है, कैपिटल स्टॉक एट जीरो, फाइंड द टाइम पाथ फॉर कैपिटल स्टॉक। हमें टाइम पाथ निकालना है, राइट? टाइम पाथ निकालना है। ये वाला क्वेश्चन इससे हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मैं बता रही हूँ और ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन बता रही हूँ और ये यूजीसी नेट 25 का जो क्वेश्चन है उसको खुद आप सॉल्व करोगे, राइट? ओके, तो एक क्वेश्चन है, ये लास्ट है। क्वेश्चन है, इफ IT is equals to 3t⁻⁴ करोड़ ऑफ रुपीस, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहा है, जो आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो इतने
इस फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि ये आपका रेट ऑफ चेंज दिया है पर ईयर। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द कैपिटल फॉर्मेशन। आई थॉट मेरा लैग कर रहा है। ओके, व्हाट विल बी द कैपिटल फॉर्मेशन इन टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर, कि 5 साल में आप कितने पैसे कमा लोगे, कितना पैसा, कितना कैपिटल फॉर्म हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, एंड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, कि 5 साल में कितना पैसा कमा लोगे, और 5 साल से 1 साल पहले यानी चौथे और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ साल में कितना कमाओगे। ठीक है। एंड ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एंड ऑल्सो फाइंड कैपिटल ग्रोथ इक्वेशन। इक्वेशन, कैपिटल ग्रोथ इक्वेशन आपको निकालना है। कैपिटल ग्रोथ इक्वेशन ऑर्डर और द टाइम पाथ ऑफ कैपिटल, टाइम पाथ ऑफ कैपिटल व्हेन के 0 = 25। सेम ही क्वेश्चन है, देखो कहां से उठा के पूछ दिया, घुमा फिरा के पहला पार्ट नहीं पूछा लेकिन दूसरा पार्ट पूछ दिया। तो यानी आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। आपको क्या दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल दिया, कि हर साल हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो वो इस फॉर्म में आ रहे हैं। हर साल जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, इस रेट में आ रहे हैं। यानी कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल दे दिया है। अभी आपको क्या फाइंड करना है कि 5 साल में हम कितना पैसे कमा लेंगे। सोचो इकोनॉमिक्स की ब्यूटी कितनी अच्छी है कि आप अभी के, आप रेट ऑफ आपके पास कितना आ रहा है उससे आप आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के पैसे निकाल सकते हो कि आपके पास आने वाले समय में कितने पैसे आ सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, कि अप्लाई कैसे करते हैं। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अप्लाइड, अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमें क्या पता है, ये रेट ऑफ चेंज पता है, यानी कि ये क्या है, dk/dt दिया हुआ है। तो लेट्स सॉल्व, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 3p1/3 विद रिस्पेक्ट टू dt। और कितने साल का पता करना है, 0 से लेके 5 साल तक का पता करना है, यानी कि अभी से लेकर के 5 साल में कितने पैसे आएंगे हमें। हमने ये वैल्यू रख दी। इसको पहले इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, मैं जल्दी से इसलिए शॉर्टकट में कर रही हूँ। ये हो गया 4/3 अपॉन 4/3, ये 0 से 5 साल तक के लिए प्लस c। ठीक है, इसको ऊपर भेज देंगे तो 4/3, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं कैंसल आउट नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 9/4, 0 से 5, ये 5 to the power 4/3। ठीक है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या बोला है हमसे, नहीं सुनो तो मैं गलत बोल रही, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे होगा t⁴/4/3, सॉरी 4/3। नाउ अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको, हमें क्या क्या पता चल गया, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। 9/4, 0 से लेके 9/4 है, क्या लिखा था, जस्ट अ सेकेंड। मेरा भी दिमाग लॉकडाउन में जा रहा है। हाँ 9/4, 9/4, अंदर क्या बच रहा है, 0, 5, t⁴/4/3। अब यहाँ वैल्यू रखो, 9/4, यहाँ पे 5 to the power 4/3। ठीक है,
अब यहाँ पे रखोगे 0⁴/4/3। क्लियर है? अब ये तो 0 हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैंने इसको 3 लिख दिया और इसमें 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 3 को मैंने क्यूब रूट में लिख दिया, 3 को मैंने क्यूब रूट में लिख दिया और 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5×5 = 25। 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 5 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 4 है तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और ये जो 3 है इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये 9/4। ये आपका आया कि 5 साल में आप इतने टाइम्स पैसे कमा, आपके पास आ जाएंगे, कैपिटल फॉर्म हो जाएगा, इतने टाइम्स में आपके पास कैपिटल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, या तो मत ही करना। मैं ये एग्जांपल बता रही कि ये इस टाइम 5 साल बाद आपके पास ऐसे कैपिटल फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड, आपसे इसी में क्या क्वेश्चन पूछा था? इसमें पूछा था कि पिछले साल से लेके 5वें साल में आपके पास कितना आएगा, सेम एज इट इज, यानी कि 4th ईयर में और 5th ईयर में आपके पास कितना पैसा आ जाएगा, सेम एज इट इज। आपने 4th और 5th यहाँ लिमिट रख के इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, 4th और 5th लिमिट रख के इंटीग्रेट कर दोगे। इसको एक बार ट्राई करना कि क्या होगा। इसकी वैल्यू नहीं आएगी, मैं बता रही, वैल्यू बहुत हार्ड आएगी, इसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। ये तो 625 हो गया, इसको लिख देंगे 256, क्योंकि यहाँ 4 हो गया ना। तो पहला लिमिट क्या रखाएगा? पहला लिमिट ये रखा है, बता ही देती हूँ। पहला लिमिट रखाएगा आपकी टी की वैल्यू की जगह 5 की पावर 3, 3 बाई जो भी है 3/4 है होगा। दूसरा लिमिट रखाएगा -4 की पावर 3/2, 4 जो भी है, आई थॉट इतनी पावर है, तो ऐसे रखोगे तो ये सॉल्व करके लिखाएगा। यानी कि चौथे 5वें साल में, एक साल में इतना वो करोड़ बनाएगा और पूरे 5 साल में इतना बनाएगा। ये हमें पता चल गया कि ईयरली वाइज वो कैसे बना रहा है। नाउ यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा है कि टोटल कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन केटी फाइंड करना है। केटी फाइंड करने के लिए हमें टोटल कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करना, और के की वैल्यू जब 0 होगी तब वो 25 आ रहा है उसका, ये भी क्वेश्चन में। तो केटी तो हमने फाइंड किया था, केटी फाइंड करके क्या निकाला था, 9/4 टी की पावर 4/3, इंटीग्रेट कर किया था ना, इंटीग्रेट करके आपका कैपिटल फॉर्मेशन यही आया था, ये आया प्लस सी, ये आपका आ गया के टी। अब क्या बोल रहा है, जब के की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है तो ये 25 हो रहा है, यानी कि के की वैल्यू जब 0 है तो 25 हो रहा है, यानी कि टी की वैल्यू 0 रखो, टी की वैल्यू 0 रखो, 4/3 प्लस सी। क्लियर है? तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 25। यानी कि आपका फाइनल इक्वेशन जो कैपिटल फॉर्मेशन का बनेगा वो बनेगा के टी इक्वल्स टू 9/4 टी टू द पावर 4/3 प्लस 25। क्लियर है? ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिक्वायर्ड कैपिटल ग्रोथ इक्वेशन, रिक्वायर्ड कैपिटल ग्रोथ इक्वेशन। क्लियर है? तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज है इकोनॉमिक्स में। नाउ इसी तरह का सिमिलर, यही शायद आई थॉट यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था जून 2025 में। देखो,
एरर आ गया। कुछ भी मैं करती हूँ मेरा स्टूपिड टैब एरर दे देता है, बोलता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एनीवे, तो मैंने जो आपको अभी क्वेश्चन इससे पहले दिखाया था, ऐसे ही क्वेश्चन है। सो आज की क्लास में हमने बहुत ज्यादा पढ़ा। आज की क्लास आपकी थोड़ी हैवी है, इसको एक नहीं दो बार देखो, प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट। सो जो भी पढ़ा है अभी तक, कैपिटल कैसे फॉर्म होते हैं ये होमवर्क दूंगी, और सारे क्वेश्चन मैं आपको जो भी दूंगी करने को, उसको सारे लगाने हैं। डरना नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हार्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हमको सिर्फ यूजीसी नहीं देना है, हमें जेएनयू पीएचडी एग्जाम भी देना है, हमें और भी क्वेश्चन और भी सारे एग्जाम्स देने हैं। तो हम हार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और सबका सब कुछ जो करता है ना वो है यूजीसी, एनटीए सारी चीजें करा रहा है। तो एनटीए हार्ड भी पूछ सकता है, जब कैपिटल फॉर्मेशन वाला एक छोटा सा टॉपिक है, उस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा कि यार ये कैसे आएगा, लेकिन वो पूछ दिया। अब इसी तरह एक और टॉपिक है इसमें, कंपाउंड वाला। अब मुझे नहीं लगता वो कभी आएगा, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू इसका दे दूंगी, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन आए जिसमें लिमिट लगता हो, तो वो करने के लिए कैपेबल हो। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। प्रैक्टिस करना सारे जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू जितना भी पड़ा है उसके बेस पे।